नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं DNN हिंदी। बंगाल, तमिलनाडु और केरला में जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों में थोड़ी बहुत खलबली और बेचैनी जरूर मची होगी, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों के अंदर जो वहां की स्थापित पार्टियां थी वो चुनाव हार गईं। भाजपा ने जो बंगाल में किया है वो अपने आप में एक केस स्टडी है, क्योंकि वहां 60% तक मुस्लिम वोट वाली सीटों पर भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है और वोटों का बिखरा हुआ है। SIR तो एक मुद्दा है ही, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि जो चीज पार्टियों के हाथ में नहीं है, उसको छोड़ते हुए रणनीति के हिसाब से क्या कुछ उत्तर प्रदेश में हो सकता है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक तरह का एंटी इनकम्बेंसी पिछले चुनाव में फेस करती हुई नजर आई, क्योंकि उनका जो आंकड़ा था वो कम हुआ, उनके जो सांसदों की संख्या थी उसमें भी गिरावट आई। उधर समाजवादी पार्टी ने भी 113 तक विधायक जो है जिताए, और सीधे तौर पे जो विधानसभा में भी और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ थी उसको कमजोर किया है। इस रिपोर्ट में हम गठबंधनों को लेकर कुछ कयास लगाने वाले हैं, क्योंकि हुआ ये है कि दलितों को और आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी साधने में पश्चिम बंगाल में कामयाब हो पाई। और इन तीनों ही राज्यों में एक पैटर्न ये रहा, चाहे हम द्रमुक की बात करें, चाहे हम कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की बात करें, कि दलितों को एक तरह से हाशिए पर रखा हुआ था। और दलित अत्याचार की बात हो, चाहे नुमाइंदगी की बात हो, चाहे उनको रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे मेन स्ट्रीम के पद देने की बात हो, ना ही द्रमुक में ना ही कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत ज़्यादा परवाह की जा रही थी। और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल में तो जो दलित थे वो एक तरह से मिसिंग थे, एक तरह से पूरे की पूरी राजनीति के अंदर। और बीजेपी ने ये पूरा फायदा उठाया और जो वहाँ की मातुआ नमोशूद्र कम्युनिटी है उसको साधने के प्रयास किए गए। दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा ही करेगी, और उसको लेकर जो स्क्रीन पे आप तस्वीर शुरुआत से देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की 2022 की जमीनी हकीकत है। और कुछ गठबंधनों और कुछ कॉम्बिनेशंस पे हम चर्चा करेंगे। ये इसलिए चर्चा जरूरी हो गई है क्योंकि जो समर्थक हैं विभिन्न पार्टियों के, वो खुद ही हिसाब किताब लगा रहे हैं कि इस पार्टी से गठबंधन हो जाए तो बेहतर है, उससे गठबंधन हो जाए तो बेहतर है, सपा कांग्रेस साथ आ जाएं, सपा बसपा साथ आ जाएं, चंद्रशेखर इनके साथ चला जाए, किसके साथ चला जाए। इस सब को लेकर जो है चर्चाएं तेज हैं। और ये तस्वीर आपके सामने, बीजेपी जो है 41% वोटों के साथ 255 सीटों पर विजयी रही, और समाजवादी पार्टी 32% वोट के साथ 111 सीटों पर विजयी रही। जबकि BSP को वोट तो 13% का मिलता है, लेकिन केवल एक सीट जीतने में वो कामयाब रहते हैं। और कांग्रेस और उनके घटक जो हैं वो 3 से 5% का उनका आंकड़ा रहा, सीट हाथ नहीं लगी। इसमें जो मोटी तौर पे जो एक आंकड़ा निकलता है वो ये कि बीजेपी का आंकड़ा 50% से नीचे है, यानी कि एंटी बीजेपी जो वोट है वो 50% से ज्यादा है। और भारतीय लोकतंत्र में जहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है, यानी कि सारे विपक्ष से ज्यादा जिसका वोट हो जाता है वो जीत जाता है, ऐसे में 50% का आंकड़ा इनविंसिबल होता है। अगर ये वोट शेयर प्रति सीट भाजपा का 50% क्रॉस करने लग जाएगा, प्रति सीट की मैं बात कर रहा हूं, वो सीट इनविंसिबल हो जाएगी, वो सीट अजय हो जाएगी। आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि आप कितना भी गठबंधन कर लीजिए, अगर उनके पास 51% का वोट है तो फिर सारे गठबंधन 49% ही वोट ले सकते हैं। और इसी वजह से 40% पर भी बीजेपी आराम से जीत पा रही है, क्योंकि वोटों में बिखराव है। जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें बिखराव है। और बीजेपी को हराने का क्या फॉर्मूला है? अगर मान लिया जाए कि विपक्ष जो है वो भाजपा को हराने की कवायद करना चाहता है, क्योंकि ये सब चीजें फेल होती हुई दिखी हैं आपको। पश्चिम बंगाल में आपने देख लिया, कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अपना अपना राजनीतिक पैंतरा सब चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी अब बहुत सारे समर्थन के ट्वीट कर रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, धन्यवाद ममता बनर्जी दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी 3% का वहां वोट लिया है। और हार जीत का जो अंतर है वो 3% के आसपास है। उस 3% में बंगाल में सारा खेला हो गया और बड़ी सीटों का अंतर पड़ा। 2027 में गठबंधन को, कम से कम जो भी गठबंधन यदि होता है, क्योंकि भविष्य में राजनीति में क्या कुछ घटित हो जाए कह नहीं सकते,
43 से 45% का कम से कम न्यूनतम वोट का जादुई आंकड़ा चाहिए। साथ ही साथ एक शर्त यह है कि वोट बंटने नहीं चाहिए। एग्रीगेट वोट तो हो, लेकिन वोटों का जो सीट पे बिखराव है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दलित मुस्लिम और ओबीसी का कॉम्बिनेशन है उसमें सेंधमारी करने की बीजेपी की हमेशा तैयारी रहती है। बीजेपी धीरे धीरे राज्यों के अंदर नई नई पार्टियों को जन्म दे देती है और कंट्रोल जो है आरएसएस भाजपा के पास ही रहता है। आम आदमी पार्टी आई थी, कैसे आई थी आपको पता है, और कैसे चलेगी दिल्ली से। पंजाब से भी उसका अब नंबर आने वाला है और बिखराव आम आदमी पार्टी में आपको देखने को मिल रहा है। डीएमके को बीजेपी कभी नहीं छेड़ पाती थी तमिलनाडु के अंदर, तो वहां एक नई पार्टी का जन्म हो गया है। वो पार्टी देखने से तो सामाजिक न्याय की पार्टी लग रही है, मैं थलपति विजय की टीवीके की बात कर रहा हूं, लेकिन वहां पर आने वाले समय में हो सकता है कि जब ये टीवीके हारे अगले चुनावों में, तो वहां पर बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू। हालांकि तमिलनाडु बिल्कुल अलग ही भूमि है। और तीसरा है कि वोट को सीट में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि विनिंग मार्जिन जो है, विनिंग एज पर सीट पे आना चाहिए। इस तरह का गठबंधन कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम सपा बसपा गठबंधन की बात करते हैं। ये केवल और केवल कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसा हो नहीं रहा, ऐसी चर्चाएं नहीं है। कहीं कहीं कोई कोई समर्थक जो है इन सब की बातें करता है, लेकिन हम एक बार फिर भी आंकड़ों के लिहाज से पड़ताल कर रहे हैं। सपा का 32% वोट, बसपा का 13% वोट, कुल मिला के हो जाता है ये 45% वोट। अगर बीएसपी कंसोलिडेशन करती है और तो ये बीएसपी का वोट बढ़ भी सकता है। हालांकि जो वोट अलग अलग मिलता है दोनों पार्टियों को, वो एक दूसरे के खिलाफ मिलता है, यानी कि उन सीटों पर मिलता है जहां पर सपा का प्रत्याशी भी होता है और बसपा का प्रत्याशी भी होता है। तो इसीलिए इस वोट की जो विनिंग एज है वो कम हो जाती है। लेकिन जब यही वोट अगर गठबंधन में पड़ जाए तो इसकी विनिंग एज ज्यादा हो जाती है। हालांकि भाजपा ने तो इंतजामात कर रखे हैं। मुसलमानों का वोट कैसे बढ़ जाए उसके लिए भी उनके पास एक फॉर्मूला है। हालांकि ये जो बी टीम का आरोप है जो बीजेपी की तरफ से लगता है या फिर मीडिया की तरफ से लगता है, इसमें दम है या नहीं ये तो चुनाव बताएंगे। लेकिन हर राज्य में कोई ना कोई टीम बी टीम कहलाई जा सकती है। आप कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में कह दीजिए बी टीम, हरा के आई है वहां पर वो तृणमूल कांग्रेस को। तो इसी तरह से वोट तो बटेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद मैदान में है, तो एक एक वर्ग की दो दो पार्टियां समझ लीजिए आप। मुसलमानों के लिए ओवैसी साहब है। हालांकि ओवैसी साहब को अब तक बहुत बड़ा वोट नहीं मिला है। मैं पिछले आंकड़े चेक कर रहा था तो लगभग शायद 95 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा होगा और 95 की 95 जमानत जब्त थी और शायद 0.1318 बहुत ही कम उनका वोट था, ना के बराबर उनको पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था वोट। हालांकि नगर निगम के जब चुनाव हुए थे तो मेरठ में ओवैसी साहब की पतंग वाला जो प्रत्याशी था नगर निगम मेयर मेरठ में दूसरे नंबर पे रहा था। और ये जो है ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन नहीं हो सकता ओवैसी साहब के वोट का। यादव प्लस मुस्लिम प्लस दलित का एक कॉम्बिनेशन है, प्लस बीएसपी का जो अपना कोर वोट है दलित समाज का, प्लस उधर यादव मुस्लिम, प्लस उनका जो ओबीसी वोट जो उनको होल्ड कर रहा है, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल सकता है। मिलकर एमवाई प्लस दलित प्लस ओबीसी का राजनीति के हिसाब, गणित के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से सबसे मजबूत गठबंधन ये नजर आता है यदि इसकी संभावनाएं पैदा हो। हालांकि बहन जी ने मना किया हम कोई गठबंधन नहीं करने वाले, लेकिन राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता और राजनीति में तो कहते हैं कि नेवर से नेवर, आपको अपने पत्ते खोलने नहीं चाहिए। सीधा बीजेपी से ज्यादा वोट मिल सकता है इस गठबंधन को। वोट कटने की समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन चुनौतियां भी हैं जो हमने 2024 के सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन में देखी थी कि वोट ट्रांसफर बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। बसपा की तरफ से आरोप लगे कि हमारा वोट चला जाता है लेकिन आपका वोट नहीं मिलता। हालांकि बसपा को 10 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी और बाद में समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर 37 सांसद जिताए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जो अपना दबदबा है उसे प्रूव कर दिया है। हालांकि जो राज्य पार्टियों के साथ पिछले 2-3 दशक से हो रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी नंबर जल्द आएगा, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं, ऐसा हम लोग भी कह रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मान्यवर कांशीराम साहब की बात है कि नागनाथ सांपनाथ वाली, कांग्रेस और भाजपा यूं तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं लेकिन दोनों ही मिलकर पूरे देश को साफ कर रहे हैं। कहीं कांग्रेस जो है विपक्ष को साफ करती है तो कहीं भाजपा साफ करती है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3-3.5 दशक से सत्ता से बाहर है और वो लालायित है,
वो बेचैन है वापस अपना खोया जनाधार प्राप्त करने के लिए। और जो पैटर्न मैं देख पा रहा हूं, कल को जिस तरह से बीएसपी अगर रिवाइव नहीं करती और समाजवादी पार्टी का भी अगले आने वाले एक दो चुनाव में ग्राफ डाउन जाता है और चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, तो वापस कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पर आ सकता है। ये पैटर्न ऐसा बता रहा है, हालांकि ये कम से कम 1.5 से 2 दशक की बात है, ये कोई तुरंत या हाल फिलहाल की बात नहीं है। वोट ट्रांसफर की समस्या है और एक मिसट्रस्ट है। राजनीतिक गठबंधन तो हो जाता है, लेकिन जमीन पर जो यादव और दलितों का आपसी अलगाव रहता है, जो पुरानी चीजें हैं और जो बाकी समस्या आपको मालूम ही है, वो जो है आपसी जो मेल जोल है वो बन नहीं पाता और वोट ट्रांसफर बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और वैसे भी जब जो कोर वोटर होता है इन पार्टियों का, सपा बसपा का, जब अपने प्रत्याशियों का सिंबल नहीं देखता, साइकिल नहीं मिलती, हाथी नहीं मिलता, तो वो वोट कहीं भी जा सकता है, वो भाजपा की तरफ भी जा सकता है, वो अन्य पार्टियों की तरफ भी जा सकता है। तीसरा एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक बीजेपी को हराने का लार्जर कंसेंसस बने, लोग अपने जो समस्याएं हैं, जो एक दूसरे से जो मनमुटाव है, उसको एक तरफ रखते हुए, जैसे बहन जी ने पहले भी कहा था कि मैं जो गेस्ट हाउस कांड है, ये सब चीज़ें हैं, उनको एक तरफ रखते हुए, बड़ा दिल करते हुए बहन जी ने गठबंधन किया था। अगर सपा बसपा कांग्रेस जैसा कोई बनता है, ये सब हाइपोथेटिकल है, ये मैं केवल आपको आंकड़े दिखाने के लिए बता रहा हूं। सपा 32%, बसपा 13% और कांग्रेस का कंसोलिडेशन 2, 3, 4, 5% तक यदि होता है, तो ये 47-48% का कॉम्बिनेशन बनता है। व्यापक इसका फायदा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि SC ST OBC मुस्लिम और जो अन्य जातियां हैं OBC की, वो सबको कवर करता है और एक बड़ा सामाजिक इसमें स्पेक्ट्रम नजर आता है। सबसे बड़ी दिक्कत होगी सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा होगा इसमें, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने आप को कमतर नहीं आंकेगी। बसपा सपा बराबर बराबर की सीटें मांगेंगी। बसपा पुराने गठबंधन के हिसाब से बराबर सीटें मांगेगी 403 में से, लेकिन समाजवादी पार्टी का क्लेम रहेगा कि उनके पास तो 111 सिटिंग MLA हैं, तो उनका लार्जर शेयर होना चाहिए। बसपा का वोट परसेंट भी कम है, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और बसपा बहन मायावती भी इंफीरियर पोजीशन में शायद गठबंधन के लिए कभी तैयार ना हो। CM का चेहरा कौन बनेगा, अगर मान लीजिए गठबंधन लेके भी आ गया ये बहुमत को, तो इसमें किसकी सरकार बनेगी, कौन उसका मुख्यमंत्री होगा, क्या कुछ होगा, बहुत ही कठिन है आज की स्थिति में। मजबूत नजर आता है लेकिन बहुत अनस्टेबल है। एक और ऑप्शन यह है कि SP प्लस छोटे दल प्लस उनका दलितों के प्रति अगर वो थोड़ा सा खिंचाव पैदा कर सकते हैं, तो ये भी रियलिस्टिक मॉडल हो सकता है, जिसमें RLD को भी SBSP को भी ओम प्रकाश राजभर ने आज NDA बोलते बोलते PDA बोल दिया, तो उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है पता नहीं। वो अपनी सरकार से भी नाराज रहते हैं, अपनी पार्टी। तो ये जो एक पॉसिबिलिटी है जिसमें RLD SBSP आज़ाद समाज पार्टी और छोटे छोटे जो दल हैं, अगर वो साथ आना चाहते हैं, तो ये भी एक व्यापक कॉम्बिनेशन बन सकता है। और 2022 में भी आपको दिखा था कि ये फायदा हुआ था। हालांकि RLD जो है, रालोद जयंत चौधरी साहब जो हैं, वो फिलहाल बीजेपी के साथ ही हैं, मंत्री हैं वो, और उनकी मदद से उनको फायदा भी हुआ, उनके आंकड़ा बढ़ा था। लेकिन चुनाव से पहले क्या होगा ये कह नहीं सकते, हो सकता है कि वो कुछ डिसीजन लें, लेकिन फिलहाल के लिए तो RLD साथ है। दलित नॉन यादव OBC का इसमें शिफ्ट चाहिए, यानी कि जो नॉन यादव OBC है उसको भी आना पड़ेगा साथ में, तो SBSP के साथ होने से और अन्य जो OBC की पार्टियां हैं उनको साथ लेने से या नेताओं को साथ लेने से ये एक फैक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें SP प्लस छोटे दल, इसमें जाट राजभर और अन्य OBC की जातियां प्लस 5-7% अगर वो दलितों के वोट में सेंधमारी करते हैं, अगर वो मान के चलते हैं कि जो 13% का बसपा का वोट है वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा, क्योंकि जिस तरह की बसपा की गतिविधियां आज दिख रही हैं आज की तारीख में, जिस तरह की निष्क्रियता है उत्तर प्रदेश बसपा में, ऐसे में बसपा को वोट बढ़ाना चुनौती रहेगा। प्रैक्टिकल लग रहा है और कुल मिलाकर जो वोट है वो 40% तक पहुंच सकता है, क्योंकि सबसे स्ट्रांग वोट समाजवादी पार्टी का 32% है। और अगर ये ताना बाना बुन पाता, क्योंकि SP भी चाहेगा कि वो सरकार बनाए, और अगर ये बीजेपी को हराने का चुनाव हुआ, कि बीजेपी को हराने के लिए, कि विपक्ष जो है वो बीजेपी को हराने के लिए कवायद करता है, और उत्तर प्रदेश में जो पैटर्न दिखा, समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा विधानसभा में भी और नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी, तो उनके सांसद भी बढ़े, विधायक भी बढ़े। तो अगर
अगर एक तरह से इनविंसिबिलिटी देखी जाए कि कौन पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन के निकल सकता है। एक बीएसपी का सर्व समाज का मॉडल भी है, जो बीएसपी चाहेगी कि 2007 की तर्ज पे रेप्लिकेट किया जाए। हालांकि कोई गठबंधन तो नहीं है, चांसेस इसके भी हैं कि बीएसपी एकला चलो चुनाव लड़ेगी। हालांकि पिछले चुनाव में बसपा की स्थिति बहुत दयनीय और चिंतनीय थी। बसपा ने उस पर चिंतन नहीं किया है, बसपा ने सुधार करने के प्रयास अभी तो नहीं किए हैं, और वही ताश के पत्तों की तरह प्रभारी फेंटे जा रहे हैं, इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से उस राज्य में, और मंडलों में भी यही हाल है। ग्राउंड लेवल पे हमने कुछ विधानसभाओं में चेक किया तो बूथ लेवल पे हमें ज़्यादा ढांचा मिला नहीं है, और विधानसभाओं में चेक करके आपको बता देंगे। दलित ब्राह्मण के साथ मुस्लिम का जो फैक्टर है, अगर मुस्लिम समाज ये समझे कि समाजवादी पार्टी को एक मुश्त वोट देने से उनका 111 का आंकड़ा आया है, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम वोट मिल जाता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ये बनेगा, क्योंकि कई सीटों पर दलित मुस्लिम अकेले जीत की तरफ ले जाते हैं, और सैचुरेशन यानी कि जो उनकी अपर लिमिट है समाजवादी पार्टी की, वो आ चुकी है। तो इस बार अगर वोटों का बिखराव होता है और इसमें से कोई भी मॉडल काम नहीं आता, कोई भी बात नहीं बनती किसी पार्टी गठबंधन को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी 350 से भी ज्यादा का आंकड़ा लेके आएगी, और समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो है वो डाउन जा सकता है। और क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के पास नए वोटर तलाशने की संभावना बची नहीं है। मुस्लिम एक मुश्त वोट दे रहा है, ओवैसी साहब को ना के बराबर वोट मिला वहां पे। बसपा की तरफ मुसलमानों का वोट बड़े पैमाने पर आ नहीं रहा है। तो अगर मुसलमानों को वोट शिफ्ट करना है तो वो एक मुश्त करना होगा। इसके लिए पूरे प्रदेश व्यापी एक आपसी तालमेल दिखाना पड़ेगा कि अगर बसपा की तरफ आना है, पर उसके लिए बसपा को प्रॉमिसिंग साइंस दिखाने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा कि वो संजीदगी से चुनाव लड़ रही है। हालांकि ब्राह्मण मुस्लिमों को एक साथ साधना बहुत लॉजिकल, बहुत फिजिबल नजर नहीं आता। ओबीसी की कुछ जातियों को और मुस्लिम समाज को साधने का प्रयास ज्यादा बेहतर होगा। मेरे हिसाब से दलित मुस्लिम और ओबीसी का कॉम्बिनेशन बीएसपी के लिए ज्यादा बेहतर है, और बसपा के पास वोट मौजूद है। दलित समाज का वोट भी बसपा की तरफ लौट के आएगा, जो टूटा है पिछली बार, क्योंकि ये जो 12.88% का वोट है, इसमें सारा दलित वोट नहीं है। ये एक गलत एनालिसिस लगातार किया जा रहा है, और बसपा के लोग भी इसे क्लेम करते हैं कि हमारा दलित वोट इंटैक्ट है। बाकी प्रत्याशियों के आधार पर भी आपको अन्य जातियों का, समुदायों का वोट इसमें मिला है, और एक तरह से जो गैर जाटव दलित है उसका वोट भी आपको मिला है। तो बसपा का दलित वोट भी लौट कर आ सकता है, जिसमें से कुछ प्रतिशत बीजेपी की तरफ भी गया है, और कई सीटों पर बसपा का वोट जो है, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 1,90,000 दलितों का वोट है, जिसमें मोटे तौर पे 90% जाटवों का वोट है। वहां भी बसपा को 16, 17, 18,000, 20 हजार तक वोट मिली हैं। तो आंकड़े ही बता देते हैं कि सारा दलितों का वोट बसपा को नहीं मिला था। इसीलिए बसपा को रिकवरी के, वापसी के बड़े चांस बन सकते हैं, क्योंकि बसपा के पास अब खोने के लिए यहां से कुछ भी नहीं है। अगर बसपा जरा सी भी हरकत अपनी बढ़ाती है, सिस्टमैटिकली काम करती है और डेली बेसिस की रोज की राजनीति करती है, जैसे कि आज अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव पे इन सब मुद्दों के ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन बसपा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या बहन जी करना चाह रही हैं, क्या उनके दिलो दिमाग में है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। समर्थक बसपा के परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव जो है वो सपा बनाम भाजपा हो जाएगा, और एक बार अगर ये भाजपा को हराने का चुनाव बना तो बसपा जहां दूसरे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है, वहां बसपा को कोई वोट डालना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत तिकड़म और पेचीदा हो चला है। और जिस तरह से बंगाल में हुआ है, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी फूक फूक के कदम रखना चाहेगी। एक सीट है, 13% का वोट है, इसको 30% पार करना आज की तारीख में बसपा के अकेले बूते संभव नहीं है, सक्रिय नहीं है, संगठन बहुत मजबूत नहीं है। आपको ऊपर तौर पे दिखता होगा, बहन जी एक आदेश करती हैं और मीटिंग हो जाती है, लोग पहुंच जाते हैं। बहन जी एक आदेश करती हैं तो लाखों लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं। क्या नाम है आपका, लखनऊ का जो ग्राउंड है जिसमें बहन जी ने 9 अक्टूबर को अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं, लेकिन जब तक ये वोटों का आंकड़ा ना, वोटों में तब्दील ना हो, तब तक इसको माना नहीं जा सकता। क्योंकि राजनीति में एकमात्र कसौटी आपकी भीड़ नहीं है, आपका वोट है और आपकी सीट है। बूथ स्तर पे भी कमजोर हुआ है, और युवा वोटरों के साथ कनेक्ट करने का बसपा ने कोई प्रयास नहीं किया है, और एक तरह से पार्टी बहुत सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही है। और तो अंततः निष्कर्ष ये निकलता है
कि अगर सब अलग थलग पड़ गए और चुनाव जो है बिखरा हुआ, कोई आपसी तालमेल नहीं हुआ, एक दूसरे का वोट काटा गया, तो विनिंग एज सिर्फ एकमात्र पार्टी के पास होगा और वो है बीजेपी, क्योंकि 40% से ऊपर फिर से वो आंकड़ा लेके जाएंगे। और एंटी इनकम्बेंसी कितनी स्ट्रांग होती है, क्या एंटी इनकम्बेंसी को तैयार कर पाता है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के रूप में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही सक्रिय रूप से दिख रही है। बीएसपी की दिक्कत है कि वो गांव देहात में छोटी मोटी मीटिंग करने की कोशिश करती है, यहां तक कि विश्वनाथ पाल जैसे बड़े नेता को भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई छूट नहीं है, मीडिया संवाद वो हालांकि कर लेते हैं जहां जाते हैं और वो सक्रिय भी हैं। बस यह है कि उनकी सक्रियता नजर नहीं आती क्योंकि उनके साथ कोई मीडिया टीम, कोई कंटेंट क्रिएटिंग टीम उनके साथ नहीं है पार्टी की, जो कंटेंट प्रोवाइड करे दिल्ली में बैठी मीडिया को, जैसा अन्य पार्टी करती है। जैसे अखिलेश यादव जी आज लाइव आए हैं तो तुरंत उनकी फीड आ गई, मैं चाहूं तो एक विश्लेषण बना सकता हूं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो ये अवेलेबिलिटी बसपा की तरफ से नहीं है। बीएसपी अलग रही, दलित वोट जो है बढ़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद को बहुत ही ना के बराबर पिछली बार वोट मिला था, लेकिन लोग उनको बड़ा एक कमबैक के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग विजय थलपति से भी कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से वहां पे उन्होंने 1 साल 6 महीने में काम करके दिखा दिया, तो वो तो 5-6 साल पुरानी पार्टी। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कही भी है कि हम तो 5-6 साल से मैदान में हैं और उनको साथ देना चाहिए। तो अगर चंद्रशेखर आजाद का भी ग्राफ बढ़ता है कुछ प्रतिशत में, तो बीएसपी के पास आधा वोट और आधा वोट उनके पास, उससे भी नुकसान होगा। चंद्रशेखर आजाद के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि वो कुछ पिन पॉइंटेड चुनिंदा सीटों को कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि कौन कौन सी ऐसी सीट है जहां से वो 1, 2 या 3 का आंकड़ा निकाल सकते हैं। और यदि वो बीएसपी से भी बड़ा आंकड़ा लेके आ जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी, क्योंकि फिर शायद आगे की राजनीति जो होगी उसमें एक नई परिपाटी लिखी जा सकती है। समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, यादव प्लस मुस्लिम जो है, खासतौर से यादव वोट जो है वो बीजेपी की तरफ भी जाता है, पहले भी जाता रहा है। समाजवादी पार्टी मूलतः जीत ही मुस्लिम वोटों की तरफ की वजह से रही है। अगर ये मुस्लिम वोट भी आधा आधा हो जाता है किसी कारण से या बढ़ जाता है प्रत्याशियों में, तो भी समाजवादी पार्टी की विनिंग एज खत्म हो जाएगी। ओबीसी वोट भी बटने की भयंकर संभावना है, क्योंकि पश्चिम यूपी में समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ आरएलडी भी जाट वोटों के ऊपर अपनी दावेदारी करेगी, और जो अन्य जातियां हैं उसमें एसबीएसपी का भी दखल है, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, राजभर, इन जातियों में भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का दखल है। साथ ही आज़ाद समाज पार्टी के पास भी जाट, गुर्जर, सैनी समाज के कई सारे जो मजबूत लोग हैं उनके साथ भी आ गए हैं। तो सबको चुनाव लड़ने की इसमें छूट है और सब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के पास कोई पैटर्न, कोई प्रणाली, कोई मैकेनिज्म हो पाएगा, और या फिर 2022 में जो हुआ था वही दोहराया जाएगा? हालांकि आंकड़े जो हैं केवल आधी तस्वीर बयान करते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया है कि 22 का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन, लेकिन केवल ये आंकड़े जो आपको पूरी तस्वीर नहीं दे सकते। आंकड़े प्लस जमीन पे क्या चल रहा है, जनता का क्या मूड है, क्या ट्रेंड है, और वो चेक करने के लिए आने वाले महीनों में हम आपको जमीन पर उतर के बताएंगे। तो आप इन आंकड़ों के हिसाब से, जमीनी गतिविधियों के हिसाब से हिसाब लगाना, तब आपको अंदाजा हो जाएगा। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल यहाँ लिखा हुआ है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सा गठबंधन, कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, हो जाना चाहिए, आपको कौन सा पसंद है, और आपको क्या लगता है कि इतना सब होने के बावजूद एक तरह से एक एक करके बीजेपी के सामने किले ढहते जा रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी चिंतित होगी? बीएसपी के पास वापसी का क्या प्लान है? चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ नया करना पड़ेगा। वो भी पार्टी को डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा उनका भी नहीं है। और जो दिक्कतें बीएसपी की थी, क्योंकि उन्होंने बीएसपी से ही सीखा है और नेता भी उनके पास बीएसपी के ही हैं, वही प्रभारी जो बसपा में थे वो छोड़ छाड़ के उधर चले गए हैं, तो वही पैटर्न पे काम हो रहा है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी ओपन अप नहीं हो पा रही है, और उनका आंकड़ा भी यूपी में तो नहीं बढ़ा है, कई जगह पे उनको थोड़ा बहुत अच्छा वोट मिला है। आप कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।